Preview. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। तो जी, जैसे आप सबसे पहले भी मैंने एक सेशन लिया था, उसमें डिस्कशन हुई थी हमारी। तो हमारी जो कमिटमेंट हुई है वो ये हुई है कि जी आप लोगों को जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, स्किल्स हैं इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, रिलेटेड टू डाटा इंजीनियरिंग, रिलेटेड टू डाटा साइंसेस, ये आपको कोशिश करूँ मैं कि हम जो है ना वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो स्टार्टिंग ऑफ मैं कंसिडर ये कर रहा हूँ कि आप सारे के सारे बिल्कुल बेसिक लेवल के नॉलेज बेस के साथ हैं। अगर कोई बेहतर इससे ज़्यादा मतलब बेसिक से थोड़ा-सा ऊपर है, तो मुझे पर्सनली क्लासरूम पे मेंशन कर दे कि जी ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं, ये मुझे आता है, इससे आगे आप मुझे बता दें। तो ऑन द होल आई विल ट्राई टू स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स and then move on to the advanced levels, and I'll try to cover as much as possible कि हम जो है वो इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद लेस नंबर ऑफ लेसन्स हम ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें। रिकॉर्डेड सेशन का मकसद यही है कि जो है वो आप बार बार इसको रिव्यू कर सकें। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली मैं जो है वो फ़िलहाल कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, ये मेरा अपना ज़ाती बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर है, जिसको मैं समझता हूँ कि वो ज़रूरी है आप तक पहुँचने में। अगर किसी के पास किसी की नज़र में इससे बेहतर कोई स्ट्रक्चर्ड कोर्स नज़र आता है जिसमें और इन डेप्थ या इन डिटेल चीज़ें बताई गई हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो वो ज़रूर शेयर करें, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। सेकेंडली, मेरा मैं जितना मर्ज़ी आपको सिखा लूँ या समझा लूँ, आप लोगों का स्किल लेवल तब इंक्रीज़ होगा जब आप अपनी सेल्फ लर्निंग पे फ़ोकस करेंगे। मैंने इनिशियली कुछ चीज़ें शेयर की थी मैम के साथ। मैंने कहा था कि स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिएगा ताकि वो जो है खुद से भी लर्न करना सीखें, शुरू करें। तो वो मुझे फीडबैक मैम का ये आया था कि जी वो चाहते हैं कि आप उनको समझाएँ, आप सिखाएँ। देखें, मैं आपको वो चीज़ें जो बताने वाला हूँ ना आज, वो सारी शायद आप लोगों के नॉलेज में हों। हाँ, थोड़ा बहुत भूल गए होंगे, पहले पढ़ा हुआ होगा ये, लेकिन एक्चुअली दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है? आप लोग मतलब हम लोग ना प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड की चीज़ें पढ़-पढ़ के, और हमने सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा पढ़ा होता है कि हमें ये नहीं आइडिया होता कि बाकी चीज़ों की भी एक बड़ी वास्ट जो है वो फ़ील्ड है, जो कि हम मिस कर रहे होते हैं। और फिर जब हमें ये पता लगता है, हम फाइनल ईयर के करीब आते हैं, तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि यार मतलब मैं ऑनेस्टली अपने टाइम से बता रहा हूँ कि जी वाह! डाटा वाले तो जी बहुत आगे जा रहे हैं और बड़ा अच्छा स्कोप है और ये है और वो है। और व्हेन वी लुक बैक, वी डोंट हैव एनीथिंग इन आवर बैग फॉर दैट पर्टिकुलर रोल। फिर हम दोबारा से लर्न करना सीखते हैं। अभी आप लोग, यू आर द लकी वन्स, यू हैव द टाइम, यू हैव द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड, यू हैव द कैपेबिलिटी, यू हैव द रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब आज के दौर में नॉलेज इज नॉट अ गैप। नॉलेज गैप जो है ना वो कोई चीज़ नहीं है आज के दौर में। आपने जो सीखना है, आपको इंटरनेट पर हर चीज़ अवेलेबल है। थोड़ी सी गाइडलाइन चाहिए, वो गाइडलाइन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। स्टार्ट करेंगे हम बेसिक एसक्यूएल लैंग्वेज से। एसक्यूएल लैंग्वेज पे इतना ज़्यादा फोकस इसलिए है कि एसक्यूएल लैंग्वेज ही वो चीज़ है जो कि इंटरव्यू में पूछी जाती है। पहली चीज़ एसक्यूएल है। फ्रेश ग्रेजुएट से एक्सपेक्टेशन यही है कि यार एटलीस्ट उसकी एसक्यूएल लैंग्वेज अच्छी हो। हमारी इंडस्ट्री में कल्चर है कि जो फ्रेश ग्रेजुएट आता है उसको उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि उसको कुछ आता होगा, और उसको लिटरली कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं आता है। जो भी आपने पढ़ा है वो सारा का सारा थ्योरेटिकल नॉलेज है। टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग, टॉकिंग अबाउट डेटा साइंसेस, टॉकिंग अबाउट मशीन लर्निंग, टॉकिंग अबाउट डेटा इंजीनियरिंग, कोई भी फील्ड ले लें, सब के सब आपने थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ा है। बेशक आपने प्रोग्राम्स बनाए होंगे, एप्लीकेशंस एफआईपी बनाई होंगी। मैं इवैल्यूएशन पे भी आया था एफआईपी की। तो जो स्कोप है ना आप लोगों का, जो लेवल ऑफ वर्क है, वो अभी तक थ्योरेटिकल और सेल्फ तक मबनी है। जब आप रियल वर्ल्ड पे आते हैं ना, रियल वर्ल्ड डाटा, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, उसमें आप परफॉर्म नहीं कर पाते अनटिल अनलेस यू गेट द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। तो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं आता।
आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, आपको उसके बाद सब कुछ मार्केट में सिखाया जाता है। किसी भी डेटा रिलेटेड कंपनी में आप जाते हैं तो वो आपको कंपनी का डाटा डायरेक्टली ऐसे हाथ में नहीं दे देते कि जी ये लें जी अब आप इससे खेलें, ऐसा नहीं होता। यू मोस्ट प्रॉब्ली जो अच्छी कंपनीज हैं वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। मैं जिन कंपनीज में जानता हूँ जिनको, जैसे मैंने सर्व किया है एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि अब 10x हो गई है। वो 10x कंपनी जो थी वो, उनका एक प्रॉपर 6 महीने का अप्रेंटिसशिप का कौन होता है पीरियड, 6 महीने का, जिसमें आप जो है वो एक डेटा इंजीनियर या सीनियर डेटा इंजीनियर के साथ मिलके उसके टास्क को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और छोटे मोटे टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। डायरेक्टली एक्सेसेस नहीं दिए जाते, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए क्योंकि वी नो कि आपको नहीं आता। और आप, फॉर एग्जांपल, ये अभी आपके सामने कमांड्स पड़ी हुई हैं, आपने ये कमांड चला दी और पीछे तबाही हो गई, ठीक है। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये कितनी सेंसिटिव कमांड है या ये कितनी सेंसिटिव कमांड है। चलो ये तो फिर छोटी है, ये तो पूरा स्कीमा ही उड़ा देगी, ठीक है। तो इस तरह से ना ये चीज़ें बड़ी सेंसिटिव होती हैं रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड डाटा। तो इसलिए इसके इस रियल वर्ल्ड डाटा के ऊपर ना हमारे पास चीज़ें भी नहीं हैं सीखने के लिए। जैसे हमारे पास ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन मिल जाती हैं बनी बनाई, वेबसाइट्स मिल जाती हैं बनी बनाई, आप उससे सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड डाटा नहीं मिलता। इसीलिए मैंने आपको कहा था थोड़ा सा सर्च करें। लोगों ने, स्टूडेंट ने शेयर किया मेरे साथ डाटा सेट्स क्लासरूम पे, लेकिन वो डाटा सेट्स जो है ना वो मेनली एक एक टेबल के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, जिसमें सारा डाटा, अब मतलब बेसिकली वो डाटा साइंस वाले डाटा सेट्स हैं, जो कि जिसके अंदर से आप डाटा क्लीन करें, फिर आप मशीन लर्निंग का मॉडल लगाएं और चलो मेरा भाई कहानी खत्म। ऐसा नहीं करना हमें। हमें चाहिए मल्टीपल टेबल्स। उन मल्टीपल टेबल्स या मतलब एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो चाहिए, कंसिडरिंग कि भाई हमारे पास 4-5 टेबल्स हों, उन 4-5 टेबल्स के बीच में थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन हर टेबल के अंदर हो, और उस उन टेबल्स को हम जॉइन करके, कंबाइन करके एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन का सेट निकालें। देखें, इन्फॉर्मेशन और डाटा में क्या फ़र्क है? डाटा जो है वो रॉ होता है, उससे कुछ अख़ज़ करना, उसको देख के वो बहुत मुश्किल होता है। अख़ज़ का मतलब है कि उसको कुछ, उससे कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन गैदर करना मुश्किल है। अगर यही चीज़ मैं कंसिडर करूँ, हमारे पास इन्फॉर्मेशन बेसिकली उस डाटा की एक्सप्लेनेशन है, कुक्ड फॉर्म ऑफ डाटा है, जिससे हमें देख के, विजुलाइज करके उस डाटा को, उस इन्फॉर्मेशन को हमें यूज़फुल इनसाइट्स मिलती हैं, ठीक है। तो जी, लेट्स स्टार्ट। बेसिक कमांड इन एसक्यूएल सर्वर जो है वो आपको एसक्यूएल लैंग्वेज में बेसिक कमांड जो है उसमें सिलेक्ट आ जाती है, इंसर्ट आ जाती है। सिलेक्ट का काम क्या है जी? सिलेक्ट का काम है आपकी, जो आप क्यूरी लिख रहे हैं उसका डाटा आपको ला के दिखाए। सिलेक्ट का मतलब है आपने वो डाटा देखना है, उसे ये फैच करना है या देखना है। सिलेक्ट का ये मतलब, मैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी, इसलिए लो लेवल पे आपको समझाने के लिए आपके लेवल पे आके बताने की कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से समझ आ जाए। इंग्लिश में कमांड लिखी हुई है, मेरे नहीं ख्याल कि कोई इतना ज़्यादा मुश्किल चीज़ होगी। इंसर्ट का मतलब है जी आपने कोई डाटा किसी जगह पे इंसर्ट करना है, किसी टेबल में इंसर्ट करना है, ठीक है। अपडेट, कोई एक्चुअली डाटा पड़ा हुआ है पहले से बिफोर एंड, उसको आपने चेंज करना है, कुछ कॉलम्स को चेंज करना है, पूरी रो को चेंज करना है, वट। डिलीट, किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है, सारे टेबल के अंदर से सारा डाटा डिलीट करना है, ये डिलीट का काम है। अच्छा, ट्रंकेट और डिलीट, यार ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये नोट कर लें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट? जनाब, डिलीट करता क्या है? डिलीट की जो कमांड है ना वो है ये, बेसिकली डिलीट जो है वो कंडीशन बेस्ड, कंडीशनल डिलीट होता है। यानी कि मैंने टेबल के अंदर से कुछ रोज एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया या कंडीशन के बेस पे डिलीट करनी है। फॉर एग्जांपल, एक रो, एक टेबल है जिसके अंदर आपके पास ना सिटी नेम्स है। अब उसमें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर के मल्टीपल रिकॉर्ड पड़े हैं, 50 कराची के पड़े हैं, 50 लाहौर के पड़े हैं, 50 इस्लामाबाद के पड़े हैं। अब मैं कहता हूँ जी कि मुझे इस्लामाबाद के रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है। इस्लामाबाद के रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए मैं कमांड क्या लिखूंगा जी? कमांड लिखूंगा जी, फॉर एग्जांपल डिलीट फ्रॉम
टेबल, टेबल का नाम जो भी होगा, मैं इसको टेबल नेम कह देता हूँ, वेयर सिटी या सिटी नेम इज इक्वल टू इस्लामाबाद। अब इससे क्या होगा, इससे वो सारे रिकॉर्ड डिलीट होंगे जिनके सिटी नेम के कॉलम के अंदर इस्लामाबाद लिखा हुआ है। और अब ये काम है डिलीट का। डिलीट जो है वो कंडीशनल बेस्ड डिलीट होता है। ये अगर मैं, और फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वेयर हटा दूं और मैं कर दूं डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, जनाब ये सारा डाटा उड़ा देगा। सिमिलरली अगर मैं अपडेट करने की बात करूं, तो अपडेट भी ऐसे ही काम करेगा वेयर कंडीशन के साथ, लेकिन अगर मैं वेयर कंडीशन ना लगाऊं तो ये पूरे टेबल को अपडेट कर देगा, जिस भी कॉलम को मैंने अपडेट करने की। यहाँ पे एक पूरी रो वाइज डिलीशन होती है, किसी एक कॉलम को डिलीट नहीं कर सकते आप, रो को डिलीट करते हैं, ठीक है। और जो ट्रंकेट कमांड है, मैं ये इसकी डिफरेंस की बात कर रहा था, डिलीट और ट्रंकेट। ट्रंकेट कमांड क्या करती है, ट्रंकेट कमांड करती है जी टेबल को खाली कर देगी। Without any condition, without any scenario, table will be empty after this truncate command. Truncate का मतलब होता है स्ट्रक्चर वहीं का वहीं रहे, स्कीमा टेबल का वैसा रहे, लेकिन डाटा उड़ जाए सारा। ट्रंकेट विदाउट एनी कंडीशन सीधा सीधा डाटा को खाली कर देती है, एम्प्टी कर देती है। और डिलीट जो है वो आपकी पर्टिकुलर रोज को अगर डिलीट करना हो, किसी कंडीशन के बेस पे डिलीट करना हो, किसी भी वैल्यू के बेस पे डिलीट करना हो, तो आप वो डिलीट कमांड से कर सकते हैं। क्रिएट टेबल के वर्ड से क्लियर है कि टेबल बनाने की कमांड है। क्रिएट स्कीमा का मतलब है, अच्छा जी स्कीमा और टेबल में क्या फ़र्क है। स्कीमा जो है वो अपर लेवल का एक फ़ोल्डर है, मैं आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। अपर लेवल का फ़ोल्डर है स्कीमा, स्कीमा के अंदर मल्टीपल टेबल्स होते हैं। तो जी स्कीमा बनाते हैं, पहले स्कीमा का कुछ नाम रखते हैं, उसके बाद फिर टेबल बनाते हैं, टेबल स्कीमा के अंदर होते हैं। अच्छा जी, बात करते हैं प्रोसीजर्स की। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या चीज़ होती है। एसक्यूएल के अंदर प्रोसीजर जो है ना वो प्रोग्राम्स होते हैं जो आपने सी, सी प्लस प्लस, जावा या सी शार्प में आप प्रोग्राम्स बनाते हैं, वो पूरा एक प्रोग्राम होता है ये। इस प्रोसीजर के अंदर आप फंक्शन कॉल कर सकते हैं, इस प्रोसीजर के अंदर आप पूरी पूरी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं कि जैसे हम कोई भी काम करना है आपने, इट कैन डू एवरीथिंग विच सी लैंग्वेज कैन डू, सी प्लस प्लस लैंग्वेज कैन डू। यानी आपको ये आउटपुट भी देगा, आपको ये मतलब मैं एसक्यूएल सर्वर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जब हम स्टैक चेंज करते हैं, टेक स्टैक, तो हमारे पास इसकी थोड़ी थोड़ी लिमिटेशंस चेंज होती रहती है। जैसे प्रोसीजर जो है वो एसक्यूएल सर्वर के अंदर आपको रिजल्ट दे देता है, आपको रेडशिफ्ट या किसी और क्लाउड बेस्ड जगह पे रिजल्ट नहीं देता है एसक्यूएल प्रोसीजर, वो इंसर्ट करता है किसी टेबल में रिजल्ट अपना। दो अलग अलग सिनेरियो है। तो प्रोसीजर का बेसिकली काम है कि जो भी काम करना है, जो भी चीज़ करनी है, वो एक सेट ऑफ कोड आप लिखते हैं, पूरा का पूरा सेट ऑफ कोड जो है वो एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मेरे पास अगर कोई पड़ा हुआ हो प्रोसीजर, बस रखे हुए तो हैं बहुत सारे, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये शेयर कर सकता हूँ आपके साथ कि नहीं कर सकता, क्योंकि एक्चुअली ये है ऑफिशियल, तो ऑफिशियल चीज़ें शेयर करना इज नॉट द राइट थिंग। इन स्टिल मैं कोई स्टोर प्रोसीजर, इधर तो नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ से कुछ कोशिश करता हूँ स्टोर प्रोसीजर लेके आने की। स्टोर प्रोसीजर इन एसक्यूएल, एग्जाम्पल। अच्छा जी, अब ये ना इन्होंने अलग अलग टेक स्टैक के ऊपर मल्टीपल प्रोसीजर लिखने के तरीके बताए हैं। पोस्टग्रेस में ऐसे लिखते हैं। बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है प्रोसीजर का। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम एज सेलेक्ट कस्टमर आईडी फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इज इक्वल टू यूएसए। अब ये जो है आप देखेंगे तो ये आपको
एक रिजल्ट सेट देगा। ये क्यूरी है जिसको उन्होंने प्रोसीजर के अंदर डाल दिया है। अब इस क्यूरी को हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट ये प्रोसीजर कॉल करेंगे, लिखेंगे जी एग्जीक्यूट यूएस कस्टमर्स, तो वो ये क्यूरी एग्जीक्यूट कर देगा। इसी तरह इस प्रोसीजर के अंदर हम कोई भी काम करें, इंसर्ट करें, डिलीट करें, आउटपुट निकालें, कोई प्रिंट करें, कुछ भी करें, वो आपको इस प्रोसीजर के ये देखें, जैसे कॉल या एग्जीक्यूट, ये दो कमांड होती हैं इसकी, ठीक है। उसने एग्जीक्यूट किया तो वो ये, अच्छा ये जिस तरह हमारे पैरामीटराइज्ड फंक्शंस होते हैं, ये पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बाहर से कोई डाटा लेना है और मैं कोई वेरिएबल या पैरामीटर्स पास करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो ये पैरामीटराइज्ड भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसने पैरामीटर पास किया है @CTR varchar का, ये @CTR varchar इसकी वेयर कंडीशन में चला जाएगा और वहाँ पे कंट्री को इस CTR के बेसिस पे फिल्टर कर रहा होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये स्टोर प्रोसीजर जो है वो हर काम कर सकता है जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर कर सकता है। तो ये जो एसक्यूएल को हम समझते हैं ना कि ये क्यूरी लैंग्वेज है, क्यूरी लैंग्वेज नॉट इज लिमिटेड टू क्यूरी लैंग्वेज, ओनली क्यूरी, ये सिलेक्ट डिलीट अपडेट ये सारे काम करती है। करवाने वाला बंदा होना चाहिए। मैं आपको इस रिकॉर्डिंग में तो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी दिन हमारी इंटरेक्टिव क्लास हुई तो मैं आपको अपने प्रोसीजर्स दिखाऊंगा। वी हैव मोर देन 2000 लाइंस का प्रोसीजर बने हुए होते हैं जिसके अंदर मल्टीपल काम हो रहे होते हैं, पूरा जैसे प्रोग्राम लिखा होता है, एक कोड होता है सी लैंग्वेज का, C++ का, उस तरह का ये होता है और ये हम लिखते हैं और ये आप भी लिखेंगे। अब मैंने जब अपनी जॉब स्टार्ट की थी तो मैं प्रोसीजर देख के बड़ा परेशान हो गया था। मैं तो आया था जी कि मुझे तो प्रोग्रामिंग आती नहीं है, तो मैं इसलिए डाटा में आ रहा हूँ, मुझे आके यहाँ भी यही करना पड़ रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ, लेकिन जब एसक्यूएल लैंग्वेज के ऊपर कमांड आ गई फिर ये मजाक लिखना शुरू हो गया। अच्छा एक और जी इंटरव्यू का क्वेश्चन ये होता है कि फंक्शन और प्रोसीजर में क्या फ़र्क है। जनाब फंक्शन और प्रोसीजर में ये फ़र्क है कि फंक्शन आपको हर बार कोई ना कोई रिजल्ट देगा। फंक्शन का मतलब है कि वो आपको रिटर्न कुछ ना कुछ करेगा, और प्रोसीजर का ज़रूरी नहीं है कि वो रिटर्न करे, वो किसी टेबल में इंसर्ट करा के खुद बंद हो जाएगा, रिजल्टेंट उसका टेबल में चला जाएगा, दिखाएगा नहीं। फंक्शन आपको कोई ना कोई रिजल्ट देगा। फॉर एग्जांपल हमने मल्टीपली यूज्ड फंक्शन जो होते हैं ना, बार बार फ्रीक्वेंटली यूज्ड, उसको एक फंक्शन बना के रख देते हैं और जहाँ पे वो पूरा सेट ऑफ कोड यूज़ हो रहा होता है उसकी जगह पे फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। फिर ड्रॉप टेबल, यही टेबल ड्रॉप करता है, स्कीमा जो है वो ड्रॉप स्कीमा करता है। ड्रॉप प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर ड्रॉप कर देता है, फंक्शन ड्रॉप कर देता है। ऑल्टर टेबल में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑल्टर टेबल के अंदर हम टेबल के कॉलम्स का नाम चेंज कर सकते हैं, डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं, वो ऑल्टर स्कीमा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हर तरह की चीज़ ऑल्टर टेबल में हो सकती है। अच्छा ये थी बेसिक कमांड इन एसक्यूएल। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये बेसिक कमांड आपको पता होनी चाहिए, ताकि आगे हम जब काम कर रहे हो तो आपको एक ऐसा अचंभा ना हो कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा सिलेक्ट थ्योरी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस। सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना है, आगे उसके कॉलम के नाम होंगे। फ्रॉम, कहाँ से सिलेक्ट करना है, कौन से टेबल से करना है, ठीक है। फिर उसमें आ जाता है, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, जॉइंस। ये जॉइन भी मतलब इस तरह होता है कि यहाँ पे टेबल ए है जो कि जॉइन हो रहा है टेबल बी के साथ ऑन वट एवर कंडीशन टट 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 टट। अच्छा ठीक है जी। फिर आ जाता है वेयर। वेयर कंडीशन का मतलब होता है कि आपने फिल्टर क्या करना है, कौन सा डेटा कौन से बेसिस पे वेयर करना है, डेट वाइज या किसी और चीज़ पे। ग्रुप बाय का मतलब क्या होता है, ग्रुप बाय, ये बहुत अच्छा सवाल है। ग्रुप बाय करता क्या है, इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ऐसे समझना मुश्किल है। हैविंग का मतलब वही है जो इंग्लिश में होता है, यानी कि हम बता रहे हैं कि वो चीज़ लेकर आओ। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि सिलेक्ट फ्रॉम टेबल ए जॉइन टेबल बी ऑन वेयर समथिंग कंडीशन हैविंग एक्स ग्रेटर देन 1। अब जहाँ जहाँ पे भी एक्स ग्रेटर देन 1 होगा वो रिजल्ट का पार्ट होगा, जो लेस देन 1 होगा वो रिजल्ट का पार्ट होगा ही नहीं। तो हैविंग का ये काम है। फिर ऑर्डर बाय का मतलब सिंपल सिंपल सॉर्टिंग होती है। इसमें ASC कर सकते हैं या DESC कर सकते हैं, दोनों तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज ऑर्डर बाय कर सकते हैं हम, ठीक है। ऑर्डर का मतलब सॉर्टिंग है। अच्छा ये ऑर्डर बाय इतना आपको अभी
नॉर्मल लग रहा है लेकिन इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, आगे जाके मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। अच्छा जी, अपडेट क्यूरी का मैंने बता दिया। अपडेट टेबल होता है वेयर कंडीशन आपने कंडीशन के साथ यूज़ करनी है। इंसर्ट क्यूरी इज़ फॉर्मेटेड लाइक इंसर्ट इनटू विच टेबल यू वांट टू इंसर्ट, फिर उसके कॉलम्स कौन कौन से कॉलम्स इंसर्ट करने हैं और उन कॉलम्स की रिस्पेक्टिवली वैल्यूज़ सेम ऑर्डर में आपने आगे देनी होती है। डिलीट की बात कर सकते हैं, फिर गोइंग फॉरवर्ड वी हैव एग्रीगेट फंक्शन, लेकिन ये अभी फ़िलहाल हम इसको आज का लेसन का पार्ट नहीं बनाते। फ़िलहाल हम उसको भी आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी, मैंने एक ना ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखा है जो कि मुझे लगा कि बहुत अच्छा है आप लोगों को सिखाने के लिए, तो वो उस पे हम चलते हैं। तो हमारे पास ना यहाँ पे 5 से 6 टेबल्स हमें अवेलेबल हैं। बिग बैंड एनुअल पार्क रिक्रिएशन विजुअलाइजेशन 1904 से 2015 तक, फिर कैट्स वी डॉग्स काउंटीज प्रोडक्ट्स सेल्स सेल 2016, स्टोर्स स्टोर्स कन्वीनियंस। अच्छा, ये हमारे पास टेबल्स हैं। अब इनके ऊपर हम देखते हैं कि जी हमने क्या करना है, कैसे करना है। अब ये इन्होंने बताया, देखें पहली कमांड है सेलेक्ट। सेलेक्ट डेटा का मतलब क्या होता है कि आपने डेटा को विजुलाइज करना है, सिलेक्ट करना है, डेटाबेस से उठा के स्क्रीन पे दिखाना है। तो हमारे पास सिलेक्ट की कमांड मैंने आपको जैसे बताया है, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल, ये हमारे पास एक सिंपल सी कमांड है। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे स्टैटिक, इसको कहते हैं स्टैटिक। या तो आप यहाँ पे टेबल के नाम दे दें जैसे इन्होंने दिए हुए हैं, ये एक टेबल का नाम और कॉलम का नाम, दूसरे कॉलम का नाम, या फिर अगर आपने सारे कॉलम्स देखने हैं तो आप स्टैटिक के साथ फ्रॉम लगाएंगे तो आपको ये सारे कॉलम दिखाएगा। हम जाके ज़रा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैंने लिखा है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, ये टेबल का नाम है, ठीक है। ये इतना लंबा नाम लिखा हुआ है इन्होंने, तो हम इसका कुछ कर नहीं सकते। मेरा ख्याल है कि नहीं कर सकते यार हम इसका, वरना मैं इसको कर देता एडिट वेडिट, लेकिन फ़िलहाल ये कर नहीं सकते इसको हम चेंज। तो हम इसके लंबे नाम को इग्नोर करते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसको रन करके देखेंगे तो जी हमें ये दिखाएगा पूरे टेबल के अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसमें एक कॉलम है ईयर का, फिर एक कॉलम है विजिटर काउंट का और टोटल विजिटर्स का। ये डमी डाटा है, इसको मैं ठीक कंसिडर तो नहीं करूँगा क्योंकि टोटल विजिटर जो है ना, मुझे ये एक ही दिखा रहा है सब में। अच्छा, आई गेस ये टोटल विजिटर है, इसका काउंट का इसने सम दिया हुआ है। अच्छा, बात करते हैं जी। अब मैं कहता हूँ कि अब मैं इसकी ना वेयर कंडीशन पे जाना चाह रहा हूँ। अब मुझे ये पूरा टेबल नज़र आ रहा है, मुझे पूरा नहीं देखना। मैं कहता हूँ कि मुझे ना 2010 से लेके दो ऑनवर्ड जितने भी ईयर्स हैं ना, उनका डाटा नज़र आना चाहिए। हमारे ऐसे एक कॉलम है ईयर का, मैं लगाता हूँ जी वेयर ईयर ग्रेटर देन 2010। अब मैंने अगर 2010 को इंक्लूड करना है तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरे से बेहतर आइडिया होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाते होते हैं अगर आपने बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड करनी है तो। जी ये हमने लगाया और ये हमें 2010, 11, 12, 13, 14, 15, ये हमें उसने 2010 से आगे के रिकॉर्ड्स दे दिए। अब मैं अगर बात करूं, एक कमांड आती है बिटवीन की। बिटवीन का मतलब होता है 2010 एंड 2015। ये बेसिकली डेट के लिए लगता है। मैं ऐसी अभी मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ कि ये चलता है कि नहीं चलता है यहाँ पे, लेकिन चल गया, ठीक है। दैट मीन्स के अच्छा, एक मिनट, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, मैं वो आपको बताना भूल गया हूँ। अ, मैं ना ये देख रहा था कि इन टेबल्स के अंदर जो कॉलम्स हैं उन कॉलम्स की डाटा टाइप क्या है। अब देखें यहाँ पे आपको ना ईयर नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको इंटीजर नज़र आ रहा है, आपको इंटीजर नज़र आ रहा है। अब इत्तेफाक से इसकी ईयर का, इसकी टाइप है ईयर। ईयर एक डेट का पार्ट है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको हमें बिटवीन का जो इसने फंक्शन चला के दिया है वो लगता ही डेट पे है, इसलिए उसने चला दिया। मतलब डेट रेंज होती है ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई टेबल देखूं जिसके अंदर डेट्स मिल रही हो मुझे, ये काउंटी है, प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट के अंदर आइटम नंबर, ये डेट, ये लिस्ट डेट, ये है। अच्छा, लिस्ट डेट जो है, यस,
दिस इज द कॉलम आई एम टॉकिंग अबाउट। अब ये ना डेट टाइम का कॉलम है, इसके आगे आपको घड़ी भी नजर आ रही होगी। इस कॉलम पे अगर हम जाएं, डेट टाइम का कॉलम है बिल्कुल। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है ना वेयर लग सकता है किसी इंटीजर टेबल के ऊपर, मतलब इस टेबल के ऊपर हमारे पास बिटवीन का क्लॉज लग सकता है, लेकिन किसी इंटीजर टेबल के ऊपर हमारे पास बिटवीन का क्लॉज नहीं लगता। तो हम कहाँ थे जी, हम यहाँ थे। अच्छा जी, हमने ये चेक कर लिया कि जी अगर किसी ईयर पे फिल्टर करना हो तो हम ईयर पे फिल्टर कर सकते हैं। लेट्स चेंज आवर फिल्टर टू विजिटर काउंट। विजिटर काउंट हमें चाहिए मैक्सिमम। अच्छा, बात करते हैं मैक्सिमम मिनिमम पे, तो चलो आ जाएंगे। विजिटर काउंट चाहिए 1 लाख से ज़्यादा। 1 2 3 4 5, ठीक है जी। ये 1 लाख से ज़्यादा विजिटर काउंट हम चेक कर रहे हैं। तो कितने विजिटर काउंट ऐसे हैं जो कि 1 लाख से ज़्यादा हैं? और मेरा ख्याल है सारे के सारे ही 1 लाख से ज़्यादा हैं। अच्छा, 1 लाख से कम देखते हैं। और अच्छा नहीं, 1 लाख से कम भी है भाई। अच्छा, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है एक क्यूरी का। अच्छा, वी वी आई डोंट नो कि हमें ये ना अपडेट करने देता है कि नहीं करने देता। लेट्स ट्राई। हम ना ये 1944 के ईयर को अपडेट करने की कोशिश करते हैं कि इसके विजिटर काउंट जो है वो हम ज़ीरो कर दें। तो इस टेबल का नाम क्या था? ये नाम है इसका। क्लिक टू कॉपी, अच्छी चीज़ है यार, कॉपी करने की दे रहा है। डेट, ये टेबल का नाम लिख दिया मैंने। अब मैं कह रहा हूँ सेट ईयर, सेट विजिटर काउंट इज इक्वल टू 0 वेयर ईयर इज इक्वल टू 1944। अब ये कमांड मैं चलाता हूँ ना, तो 1944 का विजिटर काउंट 0 हो जाना चाहिए। अगर ये हमें अपडेट अलाउ करता है तो कर देगा। अपडेट अलाउ सिखाने के लिए रखा हुआ है गेस। नहीं भाई, expected but update found. Okay, I guess this is there is a syntax error. नहीं भाई, इसने अपडेट की कमांड कहीं बताई है हमें? नहीं करने देगा अपडेट, ये अपने टेबल जो है वो हमें छेड़ने नहीं दे रहा। हम अपडेट यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलती हैं यार। अपडेट अपडेट अपडेट, हाँ ठीक है। ट्राई इट योरसेल्फ। तो यहाँ पे मैं टेबल की स्ट्रक्चर देखूँ अगर, अच्छा जी, हमारे पास कस्टमर्स हैं। मैं चाहता हूँ कि इसका पोस्टल कोड चेंज करते हैं, ठीक है। कस्टमर आईडी 1 का अपडेट कस्टमर्स सेट पोस्टल कोड वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 1। पोस्टल कोड 1 कर रहा हूँ मैं इसका। यू हैव मेड चेंजेस टू द डेटाबेस रो अफेक्टेड 1। मैंने बस कस्टमर आईडी 1 का पोस्टल कोड चेंज किया है जी। पोस्टल कोड 1 हो गया। तो ये आपकी अपडेट कमांड है। इससे पहले हमने देखी है सिलेक्ट कमांड। बेसिक मैं बात कर रहा हूँ, अभी हम कॉम्प्लेक्सिटीज पे नहीं जा रहे। अपडेट देख ली, सिलेक्ट देख ली, अब आई गेस इंसर्ट भी हम यहीं देख लेते हैं। ये हमें ज़रा अच्छा एडिटर प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा यार, मैं आप लोगों से मदद करना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक जो है ना वो अपने पास ही मेरा वो ऑफिशियल लैपटॉप है, तो इसमें ना इंस्टॉलेशन थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड। हम लोगों के पास जो है ना वो वर्क स्पेस होती है, वर्क स्पेस पे हम काम करते हैं, तो हमारे पास कोई भी इंस्टॉलेशन इस लैपटॉप, मेरे अपने लैपटॉप में अवेलेबल नहीं होती। तो उसकी वजह से ना मैं आप लोगों को अभी एसक्यूएल सर्वर पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखा पा रहा, लेकिन दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। वो इसलिए कि आप लोग अभी आज के लेसन के बाद अपनी जो है ना वो इंस्टॉलेशंस करेंगे अपने एसक्यूएल सर्वर की। एसक्यूएल सर्वर के अंदर मैं आपको एक
टास्क लिस्ट दूंगा, वो टास्क लिस्ट आप लोगों ने परफॉर्म करनी है। टेबल्स मैंने डाउनलोड करके रखे हैं आप लोगों के लिए, ये टेबल्स मैं आपसे शेयर करूंगा। इसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस बना के दूंगा, वो क्वेश्चंस के ऊपर आपने मुझे असाइनमेंट एक समझ लें या प्रैक्टिस समझ लें, भाई नंबर तो मैं नहीं दे सकता आपको, ठीक है, ये आपने अपने सीखने के लिए करने हैं, तो इसके ऊपर हम काम करेंगे अभी। आपका आज का टास्क यही है कि आप जो है वो एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड करें विद SSMIS, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, SSMS और एसक्यूएल सर्वर, ये दोनों चीज़ें डाउनलोड करें और फिर हम इसके ऊपर जो है ना वो अपने ऊपर टास्क परफॉर्म करेंगे, फिर उनके रिजल्ट्स जो है वो शेयर करेंगे। अच्छा, अभी मैं बात कर रहा था यार, टाइम देखें 30 मिनट्स हो चुके हैं, चलें अब हम, हाँ हम इंसर्ट की बात कर रहे थे भाई। हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं कस्टमर्स के अंदर कस्टमर आईडी जो है ना। अच्छा, यहाँ पे ज़रा कस्टमर के टेबल को अगर आप देखें तो कस्टमर का टेबल जो है ना, ये आपके पास एक कस्टमर आईडी आ रही है, ये 91 है। मैं कस्टमर्स को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, और इसके आगे मैं दे रहा हूँ कस्टमर आईडी को इंसर्ट करना है, कस्टमर नेम इंसर्ट करना है, कॉन्टैक्ट नाम, कॉन्टैक्ट नेम इंसर्ट करना है, एड्रेस इंसर्ट करना है, सिटी इंसर्ट करना है, पोस्टल कोड। कॉलम के नाम के अंदर स्पेस नहीं आती कभी भी, ये याद रखिएगा, स्पेस इज नॉट एक्सेप्टेड बाय मैनी डेटाबेसेस। अच्छा जी, कंट्री तक ही है। अब वैल्यूज देनी है, वैल्यूज क्या है जी, वैल्यूज हैं कस्टमर आईडी 92 ले लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे गौर तलब बात यह है कि हमारे पास डेटा टाइप्स बहुत मैटर करती हैं यहाँ पे। अब जो हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है वो हम बगैर किसी ये अपॉस्ट्रोफीज के दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास वारचार की डेटा टाइप्स हैं, वारचार की डेटा टाइप्स हमें जो है ना वो अपॉस्ट्रोफी के अंदर ही देनी है हमेशा, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नेम की बात करें तो अंजुम मसूद कर देते हैं, और एड्रेस की बात करें तो एड्रेस जो है वो मेरा कराची कर देते हैं। कराची तो सिटी भी है यार, सदर कराची कर लेते हैं, सदर में रहता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद हम चलें सिटी पे, सिटी आपका कराची है, और पोस्टल कोड पे आए तो पोस्टल कोड इटसेल्फ अगेन इट इज़ इंटीजर, तो हमें अपोस्ट्रोफीज की ज़रूरत नहीं है, पोस्टल कोड में कुछ भी डाल सकता हूँ। उसके बाद कंट्री पाकिस्तान, ये हमारी वैल्यूज हो गई। ये अब हम इंसर्ट करते हैं, करा जी यू हैव मेड चेंजेस टू द डेटाबेस रोज अफेक्टेड 1। अब ज़रा देखते हैं हमारा जो चेंज था वो सही से। अच्छा, ये कमेंट अगर आपने कोई करना हो ना तो ये दो स्लैश लाइंस कमेंट हो जाती हैं। अब ज़रा हम कस्टमर टेबल को देखते हैं, इसमें हमने जो डाटा इंसर्ट किया है वो हुआ है कि नहीं हुआ। चले जाते हैं, वाह जी वाह, हमारा डाटा इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली। अच्छा, अब मैं आपको एक एरर की कंडीशन बताता हूँ। जैसे हमने ये, मैंने कमेंट इसलिए किया ताकि मैं आपको दोबारा दिखा सकूँ। अब अगर मैं इसको दोबारा से इंसर्ट करता हूँ, नॉट एग्जीक्यूटेड टू कंस्ट्रेंट फेलियर, अब ये जो बात कर रहे हैं ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो कह रहा है कि जी मैं ये दोबारा इंसर्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कंस्ट्रेंट, यूनिक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है कस्टमर आईडी के ऊपर, ठीक है। कस्टमर आईडी के ऊपर यूनिक कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि वो जब उसने क्रिएट किया ना टेबल, तो उसने कंस्ट्रेंट लगाया कि कस्टमर आईडी जो है वो यूनिक होगी हमेशा। यूनिक का मतलब है कि ये जो मैंने 92 इधर दोबारा लिखा है ना, ये इंसर्ट नहीं करने देगा, बोलेगा आपके पास ऑलरेडी एक रो 92 के नाम से पड़ी हुई है, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा और मुझे इसको 93 करना पड़ेगा, फिर ये इंसर्ट होगा। और देखें ये हो गया, और मैं इसको दोबारा से ज़रा सिलेक्ट करके देखूं, अच्छा नहीं हो, ये कमेंट करके इसको करेंगे, तो हमें ये इसने इंसर्ट करने दे दिया अगेन विद द चेंज ऑफ दिस आईडी।
आईडी यूनिक है। ठीक है, यूनिक कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि आपने दोबारा सेम रिकॉर्ड नहीं इंसर्ट हो सकता। अच्छा, सेकेंडली अब बात करते हैं एक और कंस्ट्रेंट की। एक और कंस्ट्रेंट ये है जनाब कि हमारे पास ये शहीर अंजुम है। ये शहीर अंजुम जो है वो मैं शहीर अंजुम की जगह पे ना कोई इंटीजर पास करना चाहूँ, तो देखते हैं कि इंसर्ट करने देता है कि नहीं करने देता। यहाँ पे उसने अगेन मुझे, अच्छा ये तो यूनिक कंस्ट्रेंट का एरर दे रहा है। पहले 94 कर देते हैं इसको ताकि यूनिक कंस्ट्रेंट का इशू ना है। अब ये 123 पे देखते हैं कि नेम की जगह 123 पास करने देता है, करने दे दिया इसने भाई। दैट मीन्स कि जो है ना ये इसने वारचा नहीं रखी हुई, इसको करने देना नहीं चाहिए था वैसे। लेट मी चेक। ओके, उसने उसने कंसिडर ये किया है कि ये भी वारचारी है। मतलब मैंने ऐसे इसको उसमें नहीं डाला, इसमें नहीं डाला, लेकिन उसने समझ लिया कि ये वारचारी है। तो मैं इसको ऐसे नहीं करता, मैं कहता हूँ ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन अगर मैं ये इस वाले में कोई वारचर वैल्यू डालना चाहूँ तो लेट्स सी ये डालने देता है कि नहीं देता। अच्छा नहीं, 94 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 95 कर देते हैं। ये इसने जी भाई, हो सकता है इन्होंने सिखाने के लिए शायद इन्होंने बिल्कुल ही बेसिक रखा हो, लेकिन ये डाटा टाइप जो है ना वो इंसर्ट नहीं करने देता। एक्चुअल हमारा कोई भी डेटाबेस अगर इंसर्ट इंटीजर में हो रहा हो और वो कॉलम वेरिएबल का कॉलम हो, वार्चर का कॉलम हो, तो हमें वो इंसर्ट नहीं करने देगा। अच्छा जी, दो कमांड्स हमने देख ली हैं। एक इंसर्ट की कमांड देख लिया, एक सिलेक्ट की कमांड देख लिया। सिलेक्ट की कमांड क्या करती है, हमें कॉलम लेके आती है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एक ना आपको थोड़ा सा झंझोड़ने के लिए कुछ मुश्किल चीज़ें बताता हूँ। मैं बात करता हूँ, ये तो चलो एक सिंपल टेबल है। एम्प्लॉयज़ पे आते हैं। एम्प्लॉयज़ के अंदर जी एम्प्लॉय का डेटा पड़ा हुआ है। फिर ऑर्डर डिटेल्स पे आते हैं, ऑर्डर पड़े हुए हैं। प्रोडक्ट्स पे आए तो प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। शिपर्स पे आए तो शिपर्स पड़े हुए हैं। सप्लायर्स पे। अच्छा, अब मैं अगर आपको कहूँ कि मुझे वो एम्प्लॉयज़ चाहिए, यार एम्प्लॉय की सैलरीज क्यों नहीं रखी इन्होंने, दिस इज नॉट गुड। चलें, ऑर्डर्स में हमारे पास आ रहा होगा ना, यस डेट भी आ रही है और अमाउंट नहीं आ रही। अमाउंट कहाँ आएगी, प्रोडक्ट्स में आएगी। यस, अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे यहाँ पे ना हाईएस्ट प्राइस का प्रोडक्ट चाहिए, सिलेक्ट ऑल प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये स्टैटिक को ना हम नॉर्मल लैंग्वेज में ऑल भी कहते हैं। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, सिंपल। अब मुझे यहाँ पे चाहिए कि मेरे पास प्राइस आए मैक्सिमम प्रोडक्ट। मैक्सिमम प्राइस चेक करते हैं सबसे पहले तो, बहुत आसान है। मैक्स लगाया, प्राइस लिख दिया। अच्छा, ये केस सेंसिटिव नहीं होती है एसक्यूएल लैंग्वेज, ये याद रखिएगा। हमारे पास मैक्सिमम प्राइस आ रही है 263.5। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि जी हम ये 263.5 प्राइस तो नज़र आ रही है, लेकिन इसकी बाकी कॉलम्स नज़र नहीं आ रहे। बाकी कॉलम्स कैसे लेके आएंगे? जिस अब देखें जरा, थोड़ा ना आप प्रोग्रामिंग से हट के सोचें। आपने एक पूरा सॉर्ट किया, एक लिस्ट है आपके पास, उसमें आपको ये पता है कि सबसे महंगा ऑर्डर गया है 263.5 रुपीज़ का। 263.5 रुपीज़ का कौन सा ऑर्डर गया है? अब ये तो कंफर्म हो गया कि महंगा सबसे 263.5 है। इसको हमने क्या किया, इसको हमने कर दिया एक ब्रैकेट में डाल के साइड में कर दिया। ये हमारा हो गया जी मैक्सिमम प्राइस। अब मैं कह रहा है मैं, अब मुझे चाहिए इस प्राइस के अगेंस्ट वैल्यूज क्या पड़ी हुई है या डिटेल क्या पड़ी हुई है। वो कैसे देखेंगे? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस इज इक्वल टू, हुआ क्या इससे। अब मैंने ये एक सिंपल सी कमांड लगाई है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखी वेयर के साथ, कि मैं कह रहा हूँ प्राइस मेरी मर्जी की वो हो और उसकी डिटेल ला दो। और प्राइस के अंदर मैंने क्या दे दिया, मैक्सिमम प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, जो कि अभी हमने देखा है 263 थी। अगर मैं ये क्यूरी चलाता हूँ
तब मुझे 263.5 के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है उस वो मैक्सिमम उसकी सारी डिटेल ला के दे देगा। इसको कहते हैं सब क्यूरीज का कॉन्सेप्ट। बहुत मुश्किल लगता था मुझे बैचलर्स में ये काम। मुझे नहीं पता था ये कैसे होता है, कैसे लगती है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। मैंने अभी अपने हिसाब से बहुत आसान करके आपको बताने की कोशिश की है कि सब क्यूरी मतलब एक क्यूरी के अंदर दो क्यूरीज यूज़ की है मैंने। और पहले मैंने एक चीज़ को निकाल लिया, मैंने कहा जी मुझे मैक्सिमम चाहिए, मैंने मैक्सिमम उठा के ला दिया। अच्छा, अब मैक्सिमम उठा के लाया हूँ, मैक्सिमम उठाने के बाद मैंने कहा जी अब ये जो आया है मेरे पास वो आया है 263.5। अब ये 263.5 मैं इसी टेबल में वापस इंसर्ट मतलब वेयर में लगा के ये निकालूंगा कि ये किसकी प्राइस है 263.5। तो उससे मुझे डिटेल मिल जाएगी मैक्सिमम प्राइस वाले की। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि मुझे लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स चाहिए विद शॉर्टेड प्राइस, यानी जिसका सबसे ज़्यादा प्राइस है वो टॉप पे आ जाए, जिसकी सबसे कम प्राइस है वो सबसे नीचे आ जाए। इस तरह अगर मैंने करना है तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स ऑर्डर बाय प्राइस, BSC, सेंडिंग ऑर्डर में प्राइस डालेंगे। तो सबसे पहले यही 263.5 आया मेरे पास। अच्छा जी, दिस इज़ वेरी नाइस, ठीक हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, मैं चलता जा रहा हूँ ऑब्वियसली क्योंकि ये इंटरेक्टिव क्लासरूम नहीं है, तो आपको इसमें जो भी सवाल हो, बीच में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे ज़रूर आपने बताना है, क्योंकि मैं भी मेरा कोई ये ब्लाइंड स्क्रीन के साथ पहला एक्सपीरियंस है। मैंने कभी ऐसे अनइंटरेक्टिव लोगों को बैठा के नहीं सिखाया कि भाई मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा ना, तो आई एम नॉट यूज टू दिस। मैं व्लॉगर तो हूँ नहीं कोई। तो मुझे आपने ज़रूर बताना है, कोई भी फीडबैक हो, बात नहीं समझ आ रही, क्या नहीं समझ आ रहा, कौन सा टॉपिक मैंने ऐसी तेज़ी से निकाल दिया हो। वीडियो है, आराम से आप पीछे करके देख सकते हैं, सब कुछ है। अच्छा जी, हमने ये एक तो सब क्यूरी का कॉन्सेप्ट देख लिया, एक हमने ये देख लिया कि ऑर्डर बाय कैसे लगता है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ, हमने ये प्रोडक्ट्स पे लगाया है, ऑर्डर्स पे जाएं अगर हम तो ऑर्डर्स में क्या है। अच्छा, मैं ये देखना चाह रहा हूँ टोटल मेरे पास कितने ऑर्डर्स हैं, तो मैंने ये काउंट भी कर सकता हूँ। काउंट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स करूंगा तो मुझे इन टोटल काउंट 196 रोज बता देगा कि 196 ऑर्डर्स आए हुए हैं। अब मैं अगर ये कहूँ उसको कि मुझे कस्टमर आईडी वाइज ऑर्डर्स देखने के, एक कस्टमर आईडी ने कितने ऑर्डर्स दिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे काउंट तो ले रहा हूँ, काउंट से पहले मैं यहाँ पे इसमें देखता हूँ ऑर्डर्स के टेबल में कस्टमर की आईडी है ना, कस्टमर आईडी कॉमा काउंट ऑल। अब करेगा क्या, मुझे कस्टमर आईडी देगा और उसके आगे उसका अकाउंट देगा, और उसको मैंने बताना है कि आपने ग्रुप करना है कस्टमर आईडी के ऊपर, ताकि मुझे मिल सके कस्टमर आईडी के अगेंस्ट कितने अकाउंट है। देखते हैं जी। अब जी, टू कस्टमर आईडी जिसकी है उसने एक ऑर्डर दिया है, 3 वाले ने एक दिया है, 4 वाले ने 2 दिया है, 5 वाले ने 3 दिए हैं, 7 वाले ने 4 ऑर्डर्स दिए हैं। इस तरह मुझे सारे ऑर्डर्स की काउंट मिल गया। अब सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स जो दिए हुए ना भाई, वो दिए हुए 20 वाले कस्टमर आईडी ने, ये 10 ऑर्डर्स दिए हैं इसने। अब मैं इसको अगर बोलूँ कि भाई मुझे दिखाओ ज़रा कौन से ऑर्डर्स हैं जो कस्टमर आईडी 20 वाले ने दिए हैं, तो ज़रा मैं इसको हटाऊँ और इसको भी हटाऊँ। देखते हैं 10 कौन से ऑर्डर्स हैं ऐसे। देखें, कस्टमर आईडी के 10 ऑर्डर्स आ गए हैं, कस्टमर आईडी 20 के। ये मैनिपुलेशन समझ में आ रही है आपको? अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे पहले किसका ऑर्डर आया। सबसे पहले ऑर्डर देखने का क्या तरीका होगा, हमारे पास ऑर्डर डेट पड़ी हुई है, हम मिनिमम लगाएंगे, हमारे पास सबसे पहले जिसका ऑर्डर आया वो पता लग जाएगा। अच्छा, अब वही बात है, ये हमें डेट तो दे रहा है, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं बता रहा कि है कौन बंदा, कौन सा ऑर्डर है जो सबसे पहले आया। उसके लिए मैंने वही काम करना है, इसको मैंने बना देना है
सब क्यूरी, और इसी टेबल में दोबारा इसको पास कर देना है। ये ऑर्डर है जी, सबसे पहला। ठीक हो गया, ये चीज़ें होंगी। अच्छा, अभी हम जॉइंट्स पे नहीं जाते, ठीक है, अभी हम जॉइंट्स पे नहीं जा रहे। अभी इस वीक सिर्फ आप जो है ना कोशिश करें कि आप इसको, इसके एग्रीगेट फंक्शंस को देख सकें एज मच एज यू कैन। वेयर क्लॉज को यूज़ करने का तरीका, ग्रुप बाय को यूज़ करने का तरीका। इसके अलावा आप ये देख सकें कि आपको अगर मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, फिर आपको क्या करना है, वेयर यूज़ करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम अभी जॉइंट्स पे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा आज के लिए। ऑलरेडी 45 मिनट्स की हो चुकी है क्लास। तो आई गेस दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडे। अभी देखें जी, आपका नेक्स्ट टास्क ये है कि आपने सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर सब सेटअप करना है, अपने पास इंस्टॉल करना है, एसएसएमएस इंस्टॉल करना है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है, एसएसआई, और उसके लिए आपने ये दोनों चीज़ इंस्टॉल करके, टेबल्स का डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। उसको फिर हम जोड़ के उसका कुछ ना कुछ बनाएंगे इंशाल्लाह। ट्राई करेंगे कि उससे हम कुछ चीज़ें निकाल सकें। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। बहुत बेसिक बातें की हैं मैंने आज, कोई हाई फाई चीज़ें नहीं की हैं। सिर्फ एक सब क्यूरी का कॉन्सेप्ट दिया है, आपको एग्रीगेट फंक्शंस बताए हैं, बेसिक कमांड्स बताई हैं एसक्यूएल की। और इसमें अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आती, बिला झिझक, बिला किसी खौफ व ख़तर के जी कोई जज करेगा, कुछ करेगा, आई थिंक कि आप लोगों को कुछ नहीं आता। ठीक है, मैं इस सेंस पे आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। कुछ भी समझ नहीं आया तब भी बताएं, कुछ एक चीज़ समझ नहीं आई तब भी बताएं, और कोई मसला आता है इंस्टॉलेशन में, सेटअप करने में, मैं सेटअप के लिए आपको दूंगा, साथ आपको मैं ये टेबल्स भी शेयर कर देता हूँ जो मैंने अभी डाउनलोड करके रखे हैं आप लोगों के लिए। वो आपने उसमें लोड करने होंगे, और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू एवरीवन।